करते हैं परचेज? वो रियल एस्टेट वाले काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो मटेरियल को खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, और मकान का फिर वो क्या करते हैं? प्राइस चार्ज करते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा होगा कि अपने नाम पे खरीदते हैं और बना रहे हैं बिल्डिंग, और फिर क्या कर रहे हैं? ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया है वो सही है। ठीक है क्या? इंस्टीट्यूट ने 2 ओपिनियन दिए हैं इसलिए बता रहा हूं, अदरवाइज पहला ओपिनियन वैलिड है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि ये क्या करते हैं? उनके बेहाफ से सामान खरीदते हैं, लिखा है ऐसा, और जिसके बदले में फुल पेमेंट रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो पहला ओपिनियन बता दो जरा क्या, कि अगर ये एजेंट है, एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो फिर परचेज इनकी नहीं है, इनकी ओनरशिप भी नहीं है, इन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाना चाहिए, और जो किया गया है वो गलत है। सेकंड ओपिनियन, कि अगर ये खरीदते हैं और बाद में सेल करते हैं, अगर ऐसा है, यानी एजेंट नहीं है, तो फिर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया गया वो करेक्ट। ठीक है, हाँ, तो भी रिकॉर्ड नहीं होगा, बस वो ट्रांजेक्शन दिखाई देगा, इनके भाव से पेमेंट करा, तो टू बैंक किसका? कस्टमर टू बैंक, बैंक टू कस्टमर। ठीक है, ओके, लिख लो, इसमें दो दो ओपिनियन देने हैं। मैं आंसर दिखा देता हूं एक बार। नया आरटीपी है ना, कौन सा है? ओके, देखिए पहले आंसर देख लें। पहला पॉइंट उसमें ऐसा लिख लें, तुम्हें कौन कौन सी बातें लिखनी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन शुड बी गवर्न्ड बाय देयर सब्सटेंस एंड नॉट मेनली बाय लीगल फॉर्म, और ये डिपेंड करता है ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट कैसा एग्रीमेंट है तुम्हारा? पूरा मकान बनवाने का एग्रीमेंट है या केवल सर्विस कराने का एग्रीमेंट है? इस पर डिपेंड करेगा। तो पहला लिख लो, सब्सटेंस और फॉर्म देखेंगे, लिख लो ये पहला पॉइंट। लिखते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, और तो क्या देखेंगे? सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखेंगे, और दूसरा पॉइंट लिख दो, डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जिसके हम 2 पॉइंट बनाएंगे बाद में। ये डिपेंड करेगा किस पे? डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहला केस, दूसरा केस जो भी है देख लो पहले। ये सिचुएशन 1, कंपनी एक्ट एज एजेंट, और दूसरा सिचुएशन, कंपनी इज द ओनर ऑफ मटेरियल परचेज्ड। ठीक है, तो पहला केस क्या है? कंपनी कंपनी एक्ट्स एज एन एजेंट, तो शुड नॉट रिकॉर्ड परचेज। तो जो ने ट्रीटमेंट कराया वो क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट डन इज रॉन्ग, जो आपने किया है वो गलत है फिर। ठीक है, और दूसरा क्या है? कंपनी, एक मिनट रुक जाना, कंपनी इज द ओनर ऑफ मटेरियल एंड हैज राइट टू यूज मटेरियल, then company should record purchase, और जो ट्रीटमेंट है इज करेक्ट। ठीक है, फिर जो ट्रीटमेंट वो सही है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? कंपनी एक्ट एज एन एजेंट, शुड नॉट रिकॉर्ड परचेज, ट्रीटमेंट डन इज रॉन्ग। और दूसरा ओपिनियन है, कंपनी इज द ओनर ऑफ मटेरियल एंड हैज राइट टू यूज मटेरियल, देन कंपनी शुड रिकॉर्ड परचेज और ट्रीटमेंट इज करेक्ट। ओके,
दूसरा क्रॉस कर दिया, वो ये 20 लाख खरीदा था, 75% बेच दिया, बच्चा हुआ 5 लाख दिखाना चाहते हैं, 5.5 की उसकी वैल्यू है, एनआर भी कम है, 4.95 याद हो गया है बच्चों को, देखो तो बताओ, रट लिया है। मीना लिमिटेड हैज एन इक्विपमेंट परचेज 2 ईयर बैक, ठीक है, फॉर 1,90,000, 2 साल पहले खरीदा था, मतलब कौन सा साल चल रहा है? अगर दूसरा चल रहा होगा तो 1 साल पहले खरीदा था, तो 2 साल पहले खरीदा तो कौन सा साल चल रहा है? तीसरा। The residual value of the asset was estimated to be 10,000, तब सोचा था कि 10,000 बचेगा। The total useful life of the asset when purchased was 12 years, जब खरीदा तब हमें लगा 12 साल चलेगा। Company charges depreciation as per SLM. Due to price adjustment, the cost of asset is now increased by 15,000, और अब एसेट की कॉस्ट 15,000 बढ़ गई है। एक तो रिवैल्यूएशन की वजह से बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है, मान लो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से प्राइस बढ़ाया, कुछ भी हुआ हो। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर द इंक्रीज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो कॉस्ट बढ़ी है उसका क्या करें? कमेंट एंड कैलकुलेट द रिवाइज डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालो। बताओ क्या हुआ है? वैल्यू में चेंज आया है, तो डेप्रिसिएशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज होगा या प्रोस्पेक्टिव? रेट्रोस्पेक्टिव कुछ होता ही नहीं, जो भी होगा प्रोस्पेक्टिव ही होगा। तो क्या करेंगे, जो भी बची हुई वैल्यू है उसको बची हुई जिंदगी में टुकड़ों टुकड़ों में बांट दें। तो तुम्हें बताना है कि इस ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा। पहले तो बताओ थर्ड ईयर में डब्ल्यूडीबी है क्या, कि तुमने 190 में 15 जोड़ के 10 से डिवाइड कर क्या किया? क्या तुमने आंसर क्या बताया था? बताना फिर से, गलत नहीं निकल। 16, हाँ मैंने सुन लिया। चलो अब बताओ, तुम दोबारा से करो कैलकुलेट। मुझे नहीं पता तुमने सही बोला या गलत, लेकिन गलत होगा तो मैं बेइज्जती करूंगा। 160 डब्ल्यूडीबी है, कितने से डिवाइड करा तुमने? 190 माइनस करा होगा कितना? 10,000 डिवाइड बाय 12, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन क्या निकला था? 15,000, तो हटा 30, तो 190 में से 30 गया तो कितना बचा? 160। वैल्यू कितने से बढ़ गई? 15, तो कितना हो गया? 175 माइनस स्क्रैप कितना? 10 डिवाइड बाय कितनी लाइफ? 10, तो कितना आया? 16.5। गलत होता ना तो बता दो ना। ए क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है, इस पे लिख दो एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड इन दिस अटेम्प्ट। तो 4 तो तुम्हारे ए हो गए, अब तुम्हें 36 नंबर और करना है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बाद में करते हैं अपन। ए इस पे लिख लेना, ये एग्जाम टाइम देख के जाना। इसको एग्जाम टाइम का मतलब नहीं कि ये आएगा, देख के जाना है, बट अगर तुम इनको देख के नहीं जाओगे तो तुम ब्लैंक रहोगे, तुम्हें नहीं पता होगा इनमें क्या लिखना है ऑलमोस्ट। तो 2 से 3 बार इनका देखा हुआ होना जरूरी है, ऐसा है। 9 अभी डिस्कस नहीं, 9 नहीं है, 10। मैं थक गया था रात में जागते जागते, तो मैंने इमोजी बनाना सीखा। हाँ, इस पे लिख दो मोस्ट इंपोर्टेंट, एक क्वेश्चन की संभावना। हाँ, इसको आराम से एक बार रीड कर, ठीक है, और निकाल सकते हो तो निकाल के बताओ, ठीक है, फिर अपन डिस्कस करते हैं एक बार। कोशिश करना निकाल ही लो, एक पे नहीं आ रहा तो दूसरे पे बैठ जाओ। अरे नहीं, वो सच में एडजस्ट करके बैठ रहे हैं, जगह है। मैं किसी को देख, तुम लोग काम करो अपना।
निकालना आंसर है ना। चलो सुनो, निकाला क्या? निकाल लिया अमाउंट? क्या आया? 55 लाख करोड़, 5 करोड़ 55, 55 करोड़ 17। मैं लिख देता हूँ आंसर, जो जो तुम्हारे मल्टीपल चॉइस बनेगी देखना यहाँ पे। हाँ बताओ, 55 करोड़ है। हाँ तो इतना तो कॉमन ले रहे। हाँ 19 लाख ए आया कुछ लोगों का। यही तो निकल जाना। देख बताओ, और बताओ, और जल्दी करो, टाइम पास नहीं करना है। ठीक है तो देख लेते हैं। यही आया, यही आया। 100 बार बोला चेक करा करो, बार बार नहीं आया। एक बार फिर से कर लो और समझ लो क्या गलत हुआ है। अच्छा पहले बताओ, टैक्स का ट्रीटमेंट गलत तो नहीं किया था? नहीं, इसका हो सकता है क्योंकि तुमने हो सकता है इतना माइनस। टैक्स इसलिए माइनस नहीं होगा क्योंकि टैक्स हमारी इनकम नहीं है। जो स्क्रैप बिकेगा वो हमारी इनकम है, लेकिन स्क्रैप पर जो टैक्स आएगा, क्या टैक्स आएगा जो स्क्रैप पर, वो हमारी इनकम है। स्क्रैप क्यों माइनस करते हैं? तो शुरू से बात कर लेते हैं। अपन ने कुछ तो भी खरीदा है, जमीन खरीदी है, उसका रजिस्ट्रेशन का खर्चा हुआ है 5%। तो 5% होगा वो किसका? कॉस्ट का। सारे खर्चे जोड़ने के पहले जितने रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा उसका 5%। ठीक है। ये 5% गलत अमाउंट पे तो नहीं निकाला, गलतियों की संभावना मल्टीपल है, ये सही निकाला। फिर लीगल फीस लगी, ठीक है। टाइटल गारंटी इंश्योरेंस कराया आपने। डिमोलिशिंग एक्सपेंस सीपीडी वगैरह में पड़ा हो। अगर आप क्या करते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई आधी बनी हुई बिल्डिंग गिराना जरूरी है। तो जो बिल्डिंग आप गिरा रहे हैं उसका डिसमेंटलिंग की कॉस्ट भी आपकी नई बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। और डिसमेंटलिंग करने पर जो स्क्रैप बचेगा वो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ डिसमेंटलिंग करने पर जो कॉस्ट आई वो भी एक्विजिशन की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और जो स्क्रैप बिका वो क्या हो जाएगा, आपके लिए कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। ये वाला हिस्सा क्लियर है? क्लियर है? पक्का? और ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि स्क्रैप आपकी इनकम है, लेकिन उसमें मिलने वाला टैक्स आपकी इनकम नहीं।
वो गवर्नमेंट को जाएगा। तो आपको रिकवरी जो हुई वो 43,57,000 की नहीं हुई, वो 41,50,000 की हुई, क्योंकि बाकी तो किसको चला जाएगा, गवर्नमेंट को चला जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, इन्होंने पहले कभी नहीं ऐसा पूछा, सीए फाइनल में भी नहीं पूछा, पहली बार ये ऐसा ये पूछा उन्होंने। ठीक है, कठिन नहीं है, ठीक है। किसी को डाउट हो तो प्लीज डिस्कस कर लो, हम क्लास में नहीं है ताकि मैं तुमसे 3 बार पूछूं, तुम 3 बार समझो, फिर एक बार बाद में पूछो, ऐसा कुछ नहीं। तो पूछ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़े। क्लियर है क्या? तो मैं भी ये बात मान लेता हूं जो तुमने मानी है, ना होते हुए भी। ये बोला है हाउ आर द बैलेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रीटेड इन बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी वाला जो कंपनी क्या हो रही है, बंद। एंटर वालों को भी पढ़ाया मैंने, शांत बोले नहीं, रिजोल्यूशन ऑफ फर्म में पढ़ाया ना। तो हाउ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रीटेड इन बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी मतलब जो नई या पुरानी कंपनी की बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, बताओ क्या होता है। अमलगमेशन में पुरानी कंपनी में बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, क्या करें, ओल्ड चबरा। अमलगमेशन में पुरानी कंपनी में बैलेंस शीट में प्रॉफिट है, क्या करें, शेयर होल्डर के अकाउंट में ले जाएं। ठीक है, कहां ले जाएं, शेयर होल्डर के अकाउंट में, लिख लो। हाँ सॉरी, ट्रांसफरर होता है ना वो, तो शुरू से ही कॉन्सेप्ट खराब कर दिए तुम लोगों ने। ट्रांसफरी कंपनी के केस में क्या होगा, अगर परचेज का केस होगा तो कुछ नहीं होगा, और मर्डर का केस होगा तो नई कंपनी प्रॉफिट को ले जाएगी, है ना। हाउ द बैलेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। अगर ये अमलगमेशन का केस है और ट्रांसफरी कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा बताएं जरा। अगर परचेज का नेचर का है अमलगमेशन तो प्रॉफिट नहीं ले जाएंगे, उनके खुद के जो प्रॉफिट वो दिखते रहेंगे, इनके नहीं ले जाएंगे। और अगर ये मर्जर का केस है तो प्रॉफिट है वो तो आएंगे ही, और जो जिस कंपनी को हम एक्वायर कर रहे हैं उसके भी प्रॉफिट लेके आएंगे। परचेज के केस में एक ही प्रॉफिट आएगा, एक ही रिजर्व आएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व, अगर क्वेश्चन बोले, ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं। क्लियर हुआ क्या, पक्का। अभी हमने कितने आरटीपी कर लिए, 5 हुए ना, है नहीं लास्ट। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम के पेपर ब्रेक, इसके बाद होगा ब्रेक, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद क्या होगा, ठीक है जाओ, ज्यादा बहस नहीं करनी है अपन को। हाँ कितने देर का ब्रेक, रुक जाना। ओके क्या टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं ना, 11:15 तक वापस आ जाना, इतनी देर में खा लेना जो खाना हो। मैं 15 मिनट बाद शुरू कर दूंगा, तुम आओ या ना आओ, फिर तुम्हें लगेगा कि आरटीपी छुड़वाया जबकि मैं करा चुका हूँ।